हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत बड़ी एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, 2017 में, वो अब कम से एक 5 साल के पीरियड के बाद, 5 साल के गैप के बाद अब जाके उसकी फिर से वैकेंसीज़ आई हैं। बिकॉज़ बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने नर्सिंग सिर्फ़ इसी वजह से की थी। मैंने भी इसी वजह से नर्सिंग की थी कि मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन कर सकूँ। बट मेरा वो ड्रीम फुलफ़िल नहीं हो पाया ड्यू टू कुछ रीज़न्स की वजह से। तो आज फिर से वो 2023 में जाके वैकेंसी आई है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में पूरा ये पता चल सके कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं और इसकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो कौन-सी है, एग्ज़ाम के जो फॉर्म फिल्स होंगे वो किस डेट से लेके किस डेट तक होंगे, और बाकी जितने भी क्राइटेरिया रहते हैं हमारे एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, इंटरव्यू का क्राइटेरिया, और जो हमारा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है उसका क्राइटेरिया। और ये चीज़ मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ कि 2016 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तब मेरा रिटन एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई हुआ था। तो आई हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम, related to the interview of the military nursing services. So kindly watch the video till end. आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करूँगी। बट इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन-सी साइट से फिल करना है, और आप लोगों को अगर इसका लिंक चाहिए पीडीएफ का, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वो लिंक। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, स्टे कनेक्टेड विद मी। सो सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस, आप लोगों को पूरा सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में कि टोटल नंबर वैकेंसीज कितनी है। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन से फीमेल, और सिर्फ ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। सो दिस इज ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, मेल कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड वो भी कौन कौन से, जिन्होंने एमएससी कर रखी है, पोस्ट बेसिक कर रखी है, या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखी है। सो ओनली दोज कैंडिडेट्स आर अलाउड टू फिल दिस फॉर्म जिन्होंने पोस्ट बेसिक की है, एमएससी नर्सिंग की है, या फिर पोस्ट बेसिक की है, पोस्ट बेसिक बीएससी की है, या फिर नॉर्मल बीएससी नर्सिंग की है। जिन लोगों ने, उन लोगों को ही ये फॉर्म फिल करने के अलाउड है, जिसमें लिए आप लोगों को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा हमारी इंडियन आर्मी में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। ओके, सो नेक्स्ट क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, नेशनैलिटी। अब इस फॉर्म को सिर्फ वो कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, जो कि भारतीय है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है फॉर्म फिल करने की। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मैंने अगर पोस्ट बेसिक किया है, क्या पता मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ कि नहीं, या फिर। तो आज अभी मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगी कि फॉर्म आप फिल कर सकते हैं या नहीं। सो देखिए, क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जिन्होंने, मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने एमएससी की है, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, मतलब एमएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग किसी भी सब्जेक्ट में की हो आपने, इट डजेंट मैटर, बट आपकी एमएससी होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारा बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और पोस्ट बेसिक हमारी होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग होनी चाहिए। अब आप लोगों का जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। किसी भी XYZ कॉलेज से आपका अगर डिग्री है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही कंसिडर किया जाएगा। और आप लोगों के पास रजिस्टर्ड नर्स या एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, RN और RM होना चाहिए आपके पास। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए अपनी, जो आपकी पेरेंट स्टेट है या किसी भी स्टेट के अंडर आप लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए, जहाँ पे आप करंटली अभी वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हुए हैं वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपके पास एक RN नंबर होना चाहिए, लाइसेंस्ड होने चाहिए आप। ओके, तो ये सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटोकॉपीज रख रहे हैं आप, या फिर डुप्लीकेट कॉपीज आपकी नहीं कंसिडर की जाएंगी। सो नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो है मेथड ऑफ सिलेक्शन। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कि सिलेक्ट होने के लिए हमें क्या प्रोसेस है,
हमें क्या क्या पैरामीटर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड अगर, तो वो अभी क्लियर हो जाएंगे। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है हमारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए? देखिए 2016-17 तक जो 2017 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होता था, तब हम ओएमआर शीट फिल करते थे। ओएमआर शीट फिल करते थे, जैसे वो नंबर क्वेश्चन नंबर दिया होता था उसके सामने 4 गोले दिए होते थे, एक गोले को हमें डार्क सर्कल करना होता था ब्लैक या ब्लू कलर इंक से। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। तो अभी आपका जैसे हमारे नॉर्सेट का एग्जाम होता है या फिर जो बाकी एग्जाम्स होते हैं जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो उसी तरीके से आपका ये वाला एग्जाम भी होगा। तो ओएमआर शीट वाला पेपर नहीं होगा अब, ठीक है। तो आपको सीबीटी देना पड़ेगा। देन ये सीबीटी कंडक्ट कौन कर रहा है? एनटीए। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? जो हमारा नीट का एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, जो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम होता है, जो एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो सेम वही एजेंसी हमारा ये एमएनएस का एग्जाम भी अभी कंडक्ट करेगी। तो एग्जाम की डेट क्या है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। जो ये एग्जाम की डेट है वो है 14 जनवरी 2024। देखिए आपको नए साल पे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है कि आप एमएनएस की वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऐसा होता है कि ये कभी भी वैकेंसी रिवील नहीं करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो और अभी ये 2017 के बाद काफी लंबे पीरियड के बाद वैकेंसी आई है, तो वी पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि काफी सारी वैकेंसीज होंगी, कम से कम 1500 के करीब तो वैकेंसीज होंगी ही होंगी। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये मौका हाथ से जाने ना दें। थोड़ी सी मेहनत करें तो आप लोगों को इजीली एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज एमएनएस का जो एग्जाम है बहुत बेसिक एग्जाम आता है। जो हमने जिसका बेस क्लियर होगा वो एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर पाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा। देन अगेन सीबीटी जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अगेन जैसे हम बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन देते हैं, एक बाकी एग्जाम दे रहे हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा। नॉर्मल आपका एग्जाम आएगा जिसमें हमारे कुछ प्रपोर्शन ऑफ लाइक क्वेश्चंस नर्सिंग के होंगे। देन हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। देन हमारा जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, इंटेलिजेंस के हमारे, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है इसमें? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। वाओ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का तो एक स्ट्रेस दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ अगर मैं क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे सही वाले क्वेश्चन से भी मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। देन उसके बाद आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए जैसे हमारे नॉर्थ सेट के एग्जाम में होता है ना कैटेगरी वाइज की, इस कैटेगरी को इतना क्राइटेरिया है, एससी एसटी का इतना है, ओबीसी का इतना है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। देयर इज नो सच कैटेगरी। सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर रख के 50% आपका जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 50% मार्क्स तो आपको अटेन करने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कंसिडर किए जाओगे फॉर फर्दर राउंड्स। तो आप लोगों को 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। आउट ऑफ 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब पहले 2017 तक तो 100 मार्क्स का था। देन अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। देन आपका जो ये स्कोर कार्ड है वो एनटीए की ही वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। और एनटीए की जो वेबसाइट है वो है www.nta.ac.in। देन इसके अलावा आपको ये रिजल्ट कहाँ पे पब्लिश होगा, कहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है www.joinindianarmy.nic.in। एंड एनटीए के अगेन आई एम टेलिंग कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जब आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपके वहाँ पे मार्क लिस्ट, आपका जो क्वालिफाइंग जो स्टेटस है वहाँ पे आएगा, अदरवाइज आपका नाम वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। और ये जो क्वालिफाइंग स्टेटस है इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शंस भी साथ में ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और डेट्स भी आएंगी आपकी इंटरव्यू की। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू, अब सबके दिमाग में ये चीज होती है कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसा रहेगा इंटरव्यू, वहां पे किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू जो है आर्मी का इंटरव्यू है, बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में कंडक्ट किया जाता है। बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपकी, बिकॉज उन्होंने आप लोगों की इंटेलिजेंस ऑलरेडी असेस कर ली है बाय रिटन एग्जामिनेशन।
सो इंटरव्यू इज जस्ट टू असेस योर फिजिकल अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी अपनी एक फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड आपकी अपनी अवेयरनेस कैसी है, तो वो आपकी बेसिक नॉलेज जरा सी असेस करेंगे, आपका द वे हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो वो आपको वहां पे प्रेजेंट करना है उस इंटरव्यू में। देन आपका जो इंटरव्यू है, इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। दिल्ली में होता है इसका इंटरव्यू। जो रिटन एग्जामिनेशन है ये ऑल ओवर इंडिया में आपके कहीं पे भी सेंटर्स आ सकते हैं, बट फॉर इंटरव्यू आप लोगों को दिल्ली ही आना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग सेंटर्स नहीं है, दिल्ली में यहाँ पे बेस हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, कैंट में। देन उसके बाद है, अगर जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं उनको फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन में अपेयर होना है, तो उसकी आपको जो इन्फॉर्मेशन है हैंड टू हैंड थोड़ी देर में ही वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, एंटायर प्रोसेस इट विल नॉट टेक मोर देन 3 to 5 days, तो 3 से 5 दिन का, मैक्सिमम 7 days से ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस एंटायर प्रोसेस में, इंटरव्यू से लेके मेडिकल का जो प्रोसेस रहता है। बट आप लोगों को जो पीरियड ऑफ स्टे है, इंटरव्यू से लेके मेडिकल का जो पीरियड ऑफ स्टे है, ये आप लोगों को खुद से अरेंज करना पड़ेगा। सो आप लोगों को इनकी तरफ से, एनटीए की तरफ से या फिर इंडियन आर्मी की तरफ से इस पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो दैट इज एंटायरली इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको कहाँ पे स्टे करना है, कितने कैसे उनको इंटरव्यू सेंटर तक पहुंचना है। सो इट इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में अब हमारे दिमाग में चीज़ है कि क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन में एग्जाम किए जाएंगे, या फिर बहुत बेसिक सा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले तो आप लोगों के चेस्ट एक्सरेज वगैरह, आपको कोई पल्मोनरी डिजीज वगैरह तो नहीं है, उसके जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के लिए आप लोग को, ऐसी पल्मोनरी डिजीज वगैरह के लिए आपको असेस किया जाएगा। देन आप लोगों का अल्ट्रासाउंड कंडक्ट किया जाता है। तो उसके अलावा आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, सर्टेन पैरामीटर्स आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चेक किए जाएंगे, जैसे नॉर्मल जैसे हमारा ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या फिर आपका थायराइड डिजीजेज वगैरह से रिलेटेड ऐसे कंडक्ट किए जाते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन, और आपका नॉर्मल ये फिजिकल पैरामीटर बीएमआई वगैरह आपका चेक किया जाता है, ठीक है। देन अब हम लोगों का काफ़ी सारी फीमेल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेरी है वो ये है कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स को लाइक मिलिट्री इसमें ज्वाइन करना अलाउ है या नहीं है। तो उसका एक आंसर मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को वो लोग रिजेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट, नो, वो उन लोगों को मेडिकली फॉर अ टाइम पीरियड अनफिट कंसिडर करते हैं, मेडिकली अनफिट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उन लोगों को रीअपेयर होने का भी चांस दिया जाता है। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि वो कैंडिडेट्स कैसे कैसे मतलब रीअपेयर होंगे या फिर उनको कितने पीरियड के बाद आना है। तो सी, इफ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी को, जिन फीमेल्स की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है उन कैंडिडेट्स को आफ्टर 24 वीक्स, 24 हफ्ते बाद वो वापस वहां पे अपेयर हो सकते हैं। एंड जिनका एमटीपी हुआ है, एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अगर किसी भी के फीमेल कैंडिडेट का एमटीपी हुआ है या फिर अबॉर्शन हुआ है तो उन लोगों के लिए 12 वीक्स का पीरियड है। और अगर किसी फीमेल का सी सेक्शन हुआ है, सीजेरियन सेक्शन हुआ है, सो दे हैव टू रिपोर्ट आफ्टर 52 वीक्स, तो उन लोगों को इन पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड के बाद वहां पे फिर से रिपोर्ट करना है विद फिटनेस ऑफ मेडिकल। तो फिटनेस जो है वो किसी भी XYZ हॉस्पिटल से नहीं ले सकते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स आप लोगों को बताए जाएंगे, वो भी आर्मी के अंडर रहेंगे हॉस्पिटल। आप लोगों को वहां जाके अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी है, अपना फिटनेस स्लिप जो होगी, सर्टिफिकेट होगा, वहां से अटेन करना है और वहां से अपना फिटनेस करवा के आपको यहाँ पे सबमिट करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि फाइनल सिलेक्शन कैसा होता है। जो फाइनल सिलेक्शन होता है उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो मेडिकली फिट होते हैं, मेडिकली फिट। तो आपके रिटन एग्जाम के, आपके इंटरव्यू के, देन आपके मेडिकल के, सबके इन सबके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनती है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके बेसिस पे आपको कॉल लेटर्स दिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे जब आपको कॉल लेटर्स दिए जाएंगे उस टाइम पे ही आपको जो हॉस्पिटल्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के अलॉट कर दिए जाएंगे,
ठीक है, उसी समय आप लोगों को उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट को आपने इतने बजे के अराउंड आपने इस टाइम पीरियड के पहले वहां पे ज्वाइनिंग अपनी देनी है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। ठीक है, नेक्स्ट आती है बारी सब टीए की, ट्रेवल अलाउंस वगैरह का। देखिए, ट्रेवल अलाउंस का क्या क्राइटेरिया है कि जब आप इंटरव्यू अपेयर करते हैं, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो आपका डोमेस्टिक जहां से आप अपने रेजिडेंशियल एरिया है वहां से लेके दिल्ली जहां पे आपने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आना है वहां तक का आपको स्लीपर क्लास का जो फेयर है, जो चार्जेस हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएगी कि सेकंड क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, ऐसा कुछ भी और प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपको सिर्फ स्लीपर क्लास का प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी सिर्फ इंटरव्यू जिसका है उस कैंडिडेट को। बाकी जो आपके साथ मम्मी पापा कोई भी आया हो या फिर आपके हस्बैंड या कोई भी कैंडिडेट आया हो, उनको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आप लोगों को टिकट्स जो है वो ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वहां पे आप लोगों से मांगी जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है जो इंटरव्यू में लाइक अगर आप किसी भी तरीके का लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फिर किसी भी आप क्राइटेरिया को ब्रीच करते हैं, तो आप लोगों को उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग उसी टाइम पे लाइक डिस्क्वालीफाई कंसिडर कर दिए जाओगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है 7th पॉइंट, वो है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी में आता है कैंडिडेट। सो नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी में बेसिकली जो ये कमीशन कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द ग्रांट ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिन लोगों का सिलेक्शन होगा एमएनएस में, तो दे आर लाइबल फॉर द सर्विस। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वो करते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, सॉरी स्टाफ सर्विस कमीशन नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो आप लोगों को 5 इयर्स का टेन्योर होता है। इसका टोटल 14 इयर्स का होता है, 5 देन 4 इयर्स का। सो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप लोगों की इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। आप लोगों को इंडिया के कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, आर्मी के किसी भी हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाएगा, चाहे वो इंडियन आर्मी का हॉस्पिटल हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हॉस्पिटल हो। देन आप में इसकी पर्सनल चॉइस किसी की भी कोई कंसिडर नहीं की जाती है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है या फिर आई कैन नॉट गो देयर, एंड इस तरह की कोई भी आप लोगों की चॉइसेस कंसिडर नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स में बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्री कमीशन फॉर्मेलिटीज, जब आपकी जो कमीशन मिलने से पहले, मतलब आपका जो रैंक होल्ड होने से पहले की आपकी फॉर्मेलिटीज होने से पहले जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को लेफ्टिनेंट रैंक से एंटाइटल किया जाएगा, और उस पर्टिकुलर रैंक की जितनी भी सैलरी है आप लोगों को वो प्रोवाइड की जाएगी अलॉन्ग विद द फुल अलाउंस। आपको हर तरह का अलाउंस मिलेगा जो एक रैंक से रिलेटेड अलाउंस होते हैं। देन उसके बाद टीए, डीए, डीएनएस अलाउंसेस वगैरह हर तरह के अलाउंसेस आपको मिलेंगे, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, लॉन्ड्री अलाउंसेस, हर तरीके का अलाउंस आप एंटाइटल हैं उन सबको लेने के लिए। देन उसके बाद आता है और जितने पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं, जैसे राशन बेनिफिट्स हैं, अकोमोडेशन बेनिफिट्स हो गए, या फिर अदर फैसिलिटीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रैंक, वो आपको सारी प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। सो देखिए, प्रमोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किसी भी जॉब में जब हम जाते हैं तो हमें प्रमोशन के लिए थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, या फिर हमें उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रमोशन क्राइटेरिया एंड प्रमोशन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। इसमें क्या है, प्रमोशन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि जो एसएससी है वो है 5+5+4 इयर्स का, टोटल 14 इयर्स की सर्विस है। इसमें क्या होता है, जब भी आप सर्विस में एंटर करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जब आप लोगों को एंटर किया जाएगा, तो उस समय जो आपको रैंक मिलती है वो मिलती है आपको लेफ्टिनेंट रैंक। तो एट द एंड टाइम ऑफ एंट्री आप लोगों को लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगा। देन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ रिकॉग्नेबल सर्विस आपको उसमें कैप्टन का रैंक, देन फर्स्ट प्रमोशन जो होगा वो आपका एज अ कैप्टन होगा। देन आफ्टर 8 इयर्स के बाद जब आपकी सर्विस 8 इयर्स की हो जाएगी, आप लोगों को मेजर के रैंक से डिनोट किया जाएगा, आप लोगों को मेजर रैंक डिनोट किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द ये जो हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो अगर आप लोग परमानेंट कमीशन के लिए फाइट करते हैं, परमानेंट कमीशन के लिए फिर से आप लोगों का एक क्राइटेरिया होता है, उसके गो थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो सर्टेन एक बोर्ड बैठता है, वो आप लोगों को असेस करेगा, आपकी नॉलेज, आपका एंटायर रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परमानेंट कमीशन एंटाइटल किया जाएगा। तो उसमें भी सेम वही है कि जैसे आपका जो इनिशियल आपने जैसे लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर का रैंक होल्ड किया है आफ्टर 8 इयर्स ऑफ सर्विस, देन आगे आता है 16 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद
आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, अब आप देखेंगे यहाँ पे टीएस लिखा है, टीएस मीन्स टाइम स्केल। टाइम स्केल में मीनिंग क्या होता है कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का, वो आपने पूरा सर्विस में कर लिया है, बट यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, आप उस जो बोर्ड का क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो भी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिलेगा, लेकिन आपको साथ में टीएस मेंशन करना पड़ेगा उसमें। तो वो जो आपको रैंक है वो ऐसे आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैकेट्स में आपका टीएस। देन नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैकेट्स में एस है, ये सिलेक्टेड है बाय सिलेक्शन, एंड देन नेक्स्ट रैंक है दैट इज कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल। तो इसमें जो हाईएस्ट रैंक है वो है मेजर जनरल। अच्छे लगते हैं ये रैंक सुन के। नेक्स्ट आता है नोट। इसमें बेसिकली क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो रैंक्स में जो प्रमोशन है हमारा, उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों को भी ध्यान से देखनी है। उसमें क्या, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो दे आर क्वालिफाइड, उन लोगों को 1 ईयर एंटीडेट प्रमोशन है। 1 ईयर एंटीडेट प्रमोशन का मतलब ये है कि जैसे 3 साल की सर्विस के बाद आप कैप्टन बनेंगे, बट इफ यू हैव डन बैचलर्स इन नर्सिंग तो आप 2 साल में बन जाएंगे। देन अगर आप लोगों ने मास्टर्स कर रखी है, एमएससी नर्सिंग कर रखी है, तो आप एलिजिबल हैं 2 ईयर्स एंटीडेट, मतलब 2 साल पहले। नॉर्मली जैसे इसमें कैप्टन का जो रैंक है वो 3 ईयर सर्विस पूरी होने पे मिल रहा है, बट अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको 2 साल पहले मिल जाएगा वो रैंक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नर्सिंग ऑफिसर्स आर एलिजिबल फॉर 1 ईयर एंटीडेट फॉर ईच कंप्लीटेड ऑफ द प्रीवियस सर्विस रेंडर। अगर आपने पहले सर्विस की है, आपकी जो पिछली सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपने जितने साल सर्विस की है उतने साल एंटीडेट आपका प्रमोशन किया जाएगा। मतलब अगर आपने 2 साल 4 साल की सर्विस जो आपकी प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, तो आपको उतने जल्दी ये आपका प्रमोशन मिलेगा। बट उसका एक क्राइटेरिया क्या है, उसने रखा है कि इसमें क्या है, जो आप चाहे कहीं से भी आप सर्विस कर रहे हो, जैसे एज ए नर्स आप मिडवाइफ वर्क कर रहे हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूट में आपने वर्क किया है, तो आप लोगों को वो बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सिलेक्ट होते हैं। बट उनकी एक शर्त है, एक क्राइटेरिया है कि आपने मैक्सिमम 2 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, और वो भी आपकी कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। और आप वहां से किसी भी तरीके से, मतलब अनस्टेबिलिटी या फिर कुछ भी गलत करके वहां से ना तो टर्मिनेट किए गए हो, या फिर आपका जो वहां से जो टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए आपका, आप वहां से नॉर्मल एक अपना रिजाइन दे के आए हो, तो आपकी वो पिछली सर्विस है जो कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज आप अगर वहां पे कुछ भी इलीगल फर्स्ट क्रिएट करके आए हैं, तो आप लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और ये बेनिफिट सिर्फ टर्म्स ऑफ प्रमोशन में है, इन टर्म्स ऑफ आपका जो सैलरी है उसमें नहीं मिलेंगे। सैलरी आपको एमएनएस के ही स्टेटस की मिलेगी। नेक्स्ट आता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं एमएनएस में विल बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ द परमानेंट कमीशन एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। जो टाइम टू टाइम उनके चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा। दे विल बी सब्जेक्टेड, आप एक बोर्ड होता है, सिलेक्शन कमेटी होती है, आप लोगों को वहां पे इंटरव्यू जो भी उनका क्राइटेरिया है, या वो इंटरव्यू लेते हैं या फिर जनरल आपका असेसमेंट पुरानी सर्विस का करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको असेस करेंगे। देन आपको फर्दर प्रमोशन मिलेगा, फॉर परमानेंट कमीशन के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंड डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंसिडर किया जाएगा। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे करें। ये मेन मुद्दा ये है कि हमने अप्लाई कैसे करना है, डेट्स कब आनी है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सो जो एंटायर प्रोसेस है, ये आप लोगों, इस बार जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, एनटीए द्वारा। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे नीट का एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो इसका एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं एनटीए। सो इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, www.nta.ac.in की वेबसाइट से आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। तो और इसके अलावा आप लोगों की जो मैं डेट्स बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब कब हैं, तो जो फॉर्म फिल स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग डेट है वो हो रही है 11 दिसंबर 23 से लेके जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर 2023। ठीक है, तो 11 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
देन उसके बाद आती है बारी, आप लोगों को उसमें अपनी एक्टिव ईमेल आईडी भी मेंशन करनी है एंड 2 एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपको 2 अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डालने हैं वहाँ पे, ताकि कोई भी अपडेट रिलेटेड टू एग्जाम है वो आपको वहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो एक एक्टिव ईमेल आईडी और 2 एक्टिव फ़ोन नंबर्स आपको वहाँ डालने हैं। और जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो है 900 रुपीज़। ये अब जाके 900 हुई है, 2017 में जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था तो इट वाज़ 150 रुपीज़। सो ये जो है फीस, ये कंप्लीटली ये जो एंटायर प्रोसेस है ये एनटीए कंडक्ट कर रही है, तो ये एनटीए के द्वारा ही कंसिडर की है कि इतनी फीस रखी जाएगी, तो ये उन्हीं के अकाउंट्स में जाएंगी। द एडमिट कार्ड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी जनरेटेड ऑनलाइन, जो ये सिर्फ आपको एनटीए की वेबसाइट से ही मिलेगा, जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है, तो उसके लिए भी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बारी आती है कि जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या रहेगा उसमें, उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो आप लोगों को इसमें अपना 10th का डॉक्यूमेंट लेके आना है, बिकॉज उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th के सर्टिफिकेट में ही वो मेंशन की जाती है। देन आता है आपका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर एन एंड RM, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपकी एमएससी की जो डिग्री है वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पोस्ट बेसिक भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और पीएससी नर्सिंग भी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली इन शॉर्ट आप एक लाइसेंस्ड नर्स होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन एमएससी की आपकी एमएससी की है, पोस्ट बेसिक की है या फिर बीएससी नर्सिंग की है, तो आपको सारी मार्क लिस्ट होनी चाहिए आपके पास और सर्टिफिकेट आपके प्रॉपर होने चाहिए। एनसीसी का सर्टिफिकेट इफ यू हैव, देन आप लोगों को वो भी लेके आना है। देन आपका अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो आपका एक गेजेटेड ऑफिसर इश्यू करेगा, वो आपको साथ में लेके जाना है। देन आपको इंडियन नेशनैलिटी का कोई प्रूफ है, जैसे कि हमारा वोटर कार्ड हो गया, वोटर आईडी, देन आधार, देन हमारा ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, पासपोर्ट्स वगैरह, ये सारे आपको, आप इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ कैरी करके ले जा सकते हैं। देन अगर आप कहीं पे वर्किंग हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप वर्किंग हैं, तो आप लोगों को वहाँ से NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है वहाँ से। तो वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, आपने सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लेना है, उसमें आपको 40 रुपीज़ की स्टैंप लगानी है और फॉर द स्पीड पोस्ट, ताकि जो आपका अगर सिलेक्शन हो तो वो आपको रिटर्न आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सारा आपको उसके थ्रू भेजा जा सके। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ चेंज, अगर आपने आपका बाय चांस लाइक नाम चेंज होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स रही होती हैं, तो उन्होंने वो रेक्टिफाई की होती हैं प्रॉब्लम्स, तो आपको वो विद प्रूफ, विद एफिडेविट वगैरह जो भी आपके पास हो, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। कॉपी ऑफ द गेजेटेड नोटिफिकेशन, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एफिडेविट्स वगैरह होने चाहिए, तो आपको सब लेके आने हैं साथ में, जहाँ पे हाईलाइटेड मैनर में वहाँ पे मेंशन किया गया हो आपका ओल्ड नेम और आपका न्यू नेम। देन हम बात करते हैं, अगर रिसिप्ट एप्लीकेशन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, जितनी भी आपकी एंटायर डिटेल्स हैं ये आपकी ईमेल आईडी पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपके जो फ़ोन नंबर्स, आपने 2 नंबर्स वहाँ पे डाले होंगे, आपको वहाँ पे भी इसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आएगा। देन आपको बाय द टाइम, आपको टाइम टू टाइम आपका जो एनटीए का वेबसाइट है वहाँ से आप लोगों को इसकी पूरी प्रोसेस है वो देखते रहना है, बीच बीच में आप लोगों को खुद भी चेक करना है, अदरवाइज वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो आपको भी नोटिफाई किया जाएगा उसके रिगार्डिंग कि एग्जाम की डेट कब है, इंटरव्यू की डेट कब है और एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है रीजंस फॉर द रिजेक्शन। अब हम अगर बाय चांस हमारा एप्लीकेशन किसी भी XYZ रीजन की वजह से रिजेक्ट होता है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो हमारा जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, तो फॉर्म हमने अगर प्रॉपरली फिल नहीं किया है, उसमें कोई भी मिस्टेक रह गई है, तो वो चांसेस आर देयर कि हमारा फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकता है। या फिर अगर हमने मोर देन वन, एक बारी से ज़्यादा बार अगर हमने फॉर्म सबमिट कराने की कोशिश की है, या फिर हम 2 बार 3 बार सबमिट किया है, तब भी ऐसा हो सकता है। नॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, बाय चांस हमने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं किया है, तो भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड ही कंसिडर किया जाएगा। या फिर अमाउंट जो फीस पे हमने करनी है वो इनकरेक्ट है,
उस केस में भी हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा द एड्रेस फॉर द कॉन्टैक्ट। अगर हमें कोई भी डिटेल जाननी है या फिर किसी भी तरीके की अगर कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, तो हम ये जो पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया है इस पे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा दिल्ली का ही इनका डायरेक्टर जनरल जो आर्मी के हैं इनका ऑफिस है, यहाँ पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाएगी, जो है www.joinindianarmy.nic.in। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर प्रोसेस कि कैसे कैसे रहेगा प्रोसेस, किस दिन एग्जाम की डेट होगी, किस डेट को फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या कौन सी डेट है जो फॉर्म क्लोजर्स की है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, किसी भी एग्जाम को जब हमने फॉर्म फिल करते हैं या फिर जब भी हम एग्जाम देने के लिए सोचते हैं, तो जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो आती है कि हमने पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। सी आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो एमएनएस का एग्जाम होता है वो बहुत हाई प्रोफाइल हम बोले या बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, बहुत बेसिक सा एग्जाम आता है और बहुत नॉर्मल चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना बेसिक क्लियर रखा है उन लोगों के लिए एग्जाम अटेम्प्ट करना, उन लोगों के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी होता है। सो मेक श्योर कि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आपके सबसे जो बेसिक्स हैं वो क्या है, हमारा एनाटमी से अगर हम शुरू करें, एनाटमी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, जो हमारी बेसिक ये हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो एमएसएन हमें वो अच्छे से आना चाहिए। देन पीडियाट्रिक्स, देन ओबीजी, देन कम्युनिटी, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो ये जो हमारे नॉर्मल अपने नर्सिंग के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये हमें अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सही होना चाहिए। देन जर्नल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस हमें थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जो हमारा मतलब आइट साइड हो क्या रहा है, या फिर हमारा एप्टीट्यूड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के भी आ सकते हैं। तो नॉर्मली 100 क्वेश्चंस का जो ये पेपर होता है जिसमें से 80 क्वेश्चंस जो है हमारे नर्सिंग रिलेटेड होंगे, रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं वो जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे, हमारे जनरल अवेयरनेस के आएंगे, एप्टीट्यूड के आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम। सो दोज हु वांट टू फिल द फॉर्म दे कैन फिल द फॉर्म। लाइक मैंने आप लोगों को बताया है कि 11 दिसंबर को इसकी जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द कैंडिडेट्स जो फीमेल कैंडिडेट्स फिल करना चाहती हैं इस फॉर्म को। अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दे कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को कोई और तरीके का भी डाउट है रिलेटेड टू एनी अदर एग्जाम दे कैन ऑल्सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड इस चीज का जो एंटायर पीडीएफ है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोगों को एंटायरली फिर से खुद से रीड आउट करना है तो वो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।